हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 5, जिसके अंदर हम सेक्शन ए कंप्लीट करने वाले हैं। इस सेक्शन में हमारे सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के रहेंगे और टोटल क्वेश्चन 24 रहेंगे। तो और क्वेश्चन पेपर नंबर 4 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। इसमें 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसमें पूछा है कि द HCF ऑफ 32 एंड 81 इज 1। तो ये हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारा ट्रू हो जाता है। क्यों? क्योंकि HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 32 इवन नंबर दिखाई दे रहा है और 81 हमारा ओड नंबर होता है। तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता कि जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे इसमें पूछा है इफ द टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है और उसमें बोला है कि इसमें दो जो जीरोस है उन दोनों की वैल्यू 0 है। तो बताना है कि C और D इक्वल है और दोनों 10 के इक्वल है। तो ये हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। यहाँ पे ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा गामा ये तीनों हमारे 0 है। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि जो अल्फा है वो 0 के इक्वल है और जो बीटा है वो 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था 2 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल आर 0, ये दिया हुआ था। तो हमने इन दोनों को 0 के इक्वल ले लिया। अब हमारी जनरल इक्वेशन यहाँ पे क्या गिवन है? ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है और हमें ये भी पता है कि px इक्वल होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। जिस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था ना कि x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। उसी तरीके से ये इक्वेशन हमारी क्यूबिक इक्वेशन के लिए होती है। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं तो a हमारा क्या आ जाता है? यहाँ पे 1 आ जाता है। अब b हम जब यहाँ पे देखेंगे तो b हमारा क्या आ जाता है? माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाता है। और c जब देखेंगे यहाँ पे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा आ जाता है। और d मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। d को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये माइनस अल्फा बीटा गामा आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था? अल्फा और बीटा को 0 लिया था। तो यहाँ पे a तो 1 हो गया, इसमें तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 यहाँ पे रख देते हैं। तो जब यहाँ पे हमने रखा तो माइनस इंटू 0 प्लस गामा, तो ये क्या आ जाता है? माइनस गामा आ जाता है ना, माइनस गामा आ गया। अब इसके बाद में जब हम सी में देखते हैं तो सी में अल्फा और बीटा को मैंने 0 रखना है। तो यहाँ पे अल्फा को 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बीटा को मैंने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे अल्फा को अगेन 0 रखा तो ये 0 आ जाएगा। तो सी हमारा क्या आ गया? 0 आ गया ना यहाँ से सी। और अब यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा और बीटा को 0 पुट करेंगे तो ये भी पूरा 0 आ गया। तो सी 0 आना चाहिए और डी भी 0 आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि C और D 10 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारा फॉल्स, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ये बताना है कि AP है कि नहीं है। तो इसमें इन दोनों का डिफरेंस देख लो। दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 6 आ रहा है और इन दोनों का भी डिफरेंस 6 आ रहा है। तो AP वही होती है ना जिसका डिफरेंस सबका सेम है। तो ये हमारी AP है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, राइट। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि tan A अपॉन cot A इक्वल 1 होता है। ये इसने पूछा हुआ है। अब पूछा मतलब इसने बोला है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो बताना है हमने। तो ट्रू फॉल्स में हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले ये फॉल्स आ जाता है क्योंकि tan A इंटू में 1 अपॉन में cot A क्या होता है? यहाँ पे 1 अपॉन cot A क्या लिख सकते हैं हम? tan A लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? tan A हो जाएगा। तो यहां से तो tan A² हो जाएगा ना, ये tan A² ये हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है,
अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है इफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल फ्रीक्वेंसी 35 दे रखी है, यानी कि समीशन ऑफ Fi दे रखा है हमारे पास 35 और समीशन ऑफ Fi xi गिवन है हमारे पास में 3675, राइट। देन बोला है मीन आपने बताना है, मीन इसने बोला है कि मीन इसका 15 आता है, तो हम मीन निकाल के देख लेते हैं भाई। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ Fi xi डिवाइड में समेशन ऑफ Fi। अब समेशन ऑफ Fi xi दे रखा हमारे पास 3675 और इसको डिवाइड करना है हमने 35 से, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम। अब इसको जब हम डिवाइड करके देखते हैं तो 3675 इसको डिवाइड करके देखना है हमने 35 से, तो 35 1 जा 35, यहाँ पे लिया 1 7, अब ये नहीं जाएगा तो 0। अब नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं हम यहाँ पे 5, अब ये चला जाएगा 5 पे, तो 175 आ जाता है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करके ये हमारा क्या आना चाहिए, मीन हमारा 105 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला कि 15 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इसमें पूछा है कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, तो बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर ए के, राइट। अब यहाँ पे 1 को हम इधर ही रखते हैं, तो 10 को इधर लेके जाते हैं, तो ये क्या आ जाता है, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि सही दे रखा है। इसी तरीके से कोट में भी आ सकता है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए कोसिकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो ये कॉट की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आप ये चीज भी ध्यान रखेंगे साथ में। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। क्वेश्चन 7 से 12 तक के हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 7th क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। तो आप देखिए √6 की वैल्यू क्या आपको पता है, नहीं पता है, निकालनी पड़ेगी। √5 की भी नहीं पता, निकालनी पड़ेगी। लेकिन √4 आपको पता है 2 है, और 2 क्या हो जाता है, एक आपका नेचुरल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा √4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो ये आ जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा है इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, पासिस थ्रू द पॉइंट 2 और 11 पॉइंट पास कर रहे हैं, तो हमें m की वैल्यू बतानी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, y इक्वल mx प्लस 3 दे रखा है और पॉइंट दे रखा है 2 और 11, यानी कि x 2 दे रखा है और y 11 दे रखा है। तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो 11 इक्वल में m इंटू एक्स कितना है 2 प्लस में 3 को इधर लेके जाओगे तो 11 माइनस 3 इक्वल 2m, तो ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल 2m। m आ जाएगा हमारे पास में कितना 4, तो m की वैल्यू आ जाएगी 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन में बोला है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास में एंड आर पैरेलल लाइंस, कि इनमें कौन से इक्वेशन पैरेलल लाइन है। तो सबसे पहले आपको पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए कि पैरेलल लाइन के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है। तो पैरेलल लाइन के लिए आपको पता है कि कंडीशन होनी चाहिए कि a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारी पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होनी चाहिए, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे सबके साथ में हम बारी बारी रख के देख लेंगे कि किसके साथ में ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3/5 5/3 इक्वल डज नॉट इक्वल 2 आ गया है यहीं पे, तो फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं हो सकती। अब सेकेंड वाली देखिए, तो ये आ जाएगा 3/6 इक्वल 5/10 इक्वल 30/60, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों 1/2 के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाती है हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हो जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें रखते हैं, यहाँ पे जब इसमें रखेंगे तो 3/9 इक्वल 5/15 इक्वल 30/90, तो देखिए क्या ये कंडीशन आ रही है, 1/3 आ जाता है यहाँ पे, 5/3 आ जाता है यहाँ पे 5/3 आ जाता है। तो इसमें भी तीनों सेम आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आ रहा है। अब इस वाले में देखिए आप, यहाँ पे ये क्या है
इसको -15 को इधर ले आते हैं, पहले ये आ जाएगा 9x प्लस 15y इक्वल 0, ये आ जाता है। तो इसमें रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/9 इक्वल 5/15 इक्वल 30/0। तो यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 1/3, ये 1/3 आ गया। अब 30/0 तो इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है ना, ये इन्फिनिटी होता है। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन हमारी मैच हो गई ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में गिवन हैज इक्वल रूट्स, उन दोनों के रूट्स इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू बतानी है। तो इक्वल रूट्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि d जो होता है यानी कि b² माइनस 4ac जो हम निकालते हैं वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं तीनों कंडीशन आपको रिमाइंड करा देती हूं कि जब d हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहाँ पे रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो यह, और जब d लेस देन 0 आएगा तो रियल रूट्स नहीं आएंगे, वो इमेजिनरी पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे आएगा नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स निकलेंगे, यानी कि आप निकाल ही नहीं पाओगे, माइनस की टर्म आ जाएगी। और जब d इक्वल 0 आ जाता है तो यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि इसके इक्वल रूट्स है, यानी कि ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है हमारी। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से जब आप कंपेयर करोगे तो a यहाँ पे क्या आ जाता है 2, b यहाँ पे आ जाता है -k और c आ जाता है यहाँ पे k। इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये आ गया है b² यानी कि -k का स्क्वायर -4, a हमारा 2 है और c k है इक्वल में 0। ठीक है, अब इसके बाद में -k का स्क्वायर करेंगे तो k² माइनस ये कितना आ जाता है 8k इक्वल 0। अब इसके बाद में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे k आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 8 इक्वल 0। दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो ये k इक्वल 0 आ गया और यहाँ से k इक्वल 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि k की वैल्यू 0 भी आ रही है और 8 भी आ रही है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ में। 11th क्वेश्चन में बोला है फॉर अ गिवन AP इफ D इक्वल -4 and 7 और A and 4 दे रखा है तो आपको A फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। AN इक्वल होता है हमारा A प्लस n-1 इंटू D के। यहाँ पे सारे वैल्यूज आप पुट कर दोगे, n आपको फाइंड आउट करना है, a आपको फाइंड आउट करना है। तो an अपने पास में कितना है यहाँ पे 4 इक्वल a अपने पास में क्या है यहाँ पे a अपने पास में नहीं a निकालना है तो यहाँ पे a अपने को निकालना है प्लस में n हमारे पास 7 दे रखा है -1 इंटू d दे रखा है -4। ठीक है, तो 4 इक्वल ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 7 - 1 हुआ 6 और 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में -24। तो a तो यहाँ से आ जाएगा 4 इक्वल a -24, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 28। राइट, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में बोला है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABCR, ये हमारे वर्टिसेस दे रखे हैं। इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके अंदर ये हम ले लेते हैं A x1 y1, ये ले लिया हमने B पॉइंट x2 y2 और ये पॉइंट ले लिया हमने C पॉइंट x3 y3। ठीक है, इसमें बोला है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल आर। तो यहाँ पे ये सेंट्रोइड पूछा है, यानी कि इस तरीके से ये अगर हम मिला देते हैं तो ये सेंट्रोइड क्या आ जाता है, इसका सेंट्रोइड निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 करते हैं क्योंकि 3 वर्टिसेस आ जाता है। और इसी तरीके से हम y के लिए ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है हमारा, ये वाला मैच हो रहा है ना, तो ये a हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए
क्वेश्चन में बोला है टू ड्रॉ एन ओगिव इज रिप्रेजेंटेशन ऑन द वाई एक्सिस। तो ओगिव ग्राफ हम किस चीज के लिए निकालते हैं, हमेशा मीडियन के लिए निकालते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मीडियन में आती है, तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन में बोला है द लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 26 लेटर ऑफ English alphabet, the probability of the selected letter being a vowel is। तो आप देखिए हमारे पास में टोटल नंबर कितने होते हैं अल्फाबेट के, 26 होते हैं ना, और वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5/26 आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है PA इज टू PA बार दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि PA प्लस PA बार टोटल ये 1 के इक्वल में होना चाहिए, और इसे बोला है कि PA की वैल्यू बताओ, ठीक है, और ये रेशो गिवन है। तो ये दोनों पता है हमें कि ये 1 के इक्वल होता है। हम ये रेशो को किस तरीके से ले लेते हैं, K की फॉर्म में ले लेते हैं कि 3K प्लस 5K इक्वल में 1। तो ये हो जाएगा यहाँ से 8K इक्वल 1, K की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/8, ठीक है। तो हमें यहाँ पे PA बताना है, तो PA हमने क्या लिया है, 3K लिया है ना, PA को हमने क्या लिया है, 3K लिया है। तो 3 इंटू K हमारा क्या आया था, 1/8 आया था, तो 3/8 आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से 3/8 यानी कि ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 16th क्वेश्चन बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मंथ ऑफ अप्रैल इज अ नॉन लीप ईयर हैविंग 5 संडेज इज। नॉन लीप ईयर बोला है, तो नॉन लीप ईयर में आपके टोटल कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, और एक वीक में आपके कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो आपको बताने हैं कि 5 संडे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने अप्रैल के मंथ में। तो आप 7 से डिवाइड करके देख लोगे, यहाँ पे 7 से जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो अच्छा, यहाँ पे अप्रैल मंथ बोला है ना, तो अप्रैल मंथ में आपके टोटल कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, और आप इसको एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो आप 7 से इसको डिवाइड करके देख लोगे, तो 7 4 जा 28, 2 डेज बचते हैं। अब ये जो 2 दिन बचते हैं, इसमें से संडे आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे यहाँ पे, तो 2/7 आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से ये वाला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल दे रखी है, और यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर किए, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर रहे हैं। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 12, b की वैल्यू आती है 19, और c हमारे पास में आ जाता है 5, राइट। अब हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -19/12, और अल्फा इंटू बीटा हमको मालूम है कि c/a के इक्वल होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/12 के इक्वल। अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा है, तो यहाँ पे इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है -19/12 होती है, आई थी यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास में 5/12 आई थी। तो 12 से 12 कैंसिल आउट, हमारे पास में आंसर क्या आ गया, -19/5। तो ये वाला आंसर हो गया आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में बोला है इफ k + 2, 4k - 6 एंड 3k - 2 आर द 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन k इज। तो 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स दे रखी है, तो यानी कि क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो AP किस तरीके से लिखेंगे, k + 2, 4k - 6 और 3k -2, इस तरीके से आपकी एपी हुई ना। तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इन दोनों का सेम रहेगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो ना कि A2 - A1 इक्वल होगा A3 - A2 के।
A2 माइनस A1 हुआ इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और A3 माइनस A2 हुआ इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और कोई भी AP होता है तो हमें पता है कि उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इस टर्म में से ये वाली टर्म आप माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आएगा 4K माइनस 6 माइनस में K प्लस 2, और इक्वल में यहां से आ जाएगा ये 3K माइनस 2 माइनस में 4K माइनस 6। अब इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो ये आया आपका किस तरीके से, 4K माइनस 6 माइनस K माइनस 2 इक्वल यहाँ पे 3K माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4K और प्लस 6। ठीक है, अब ये देखिए 4K माइनस K हो गया हमारे पास में 3K, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3K माइनस 6 माइनस 2 हो गया है माइनस 8 इक्वल, यहाँ पे 3K प्लस का है और 4K माइनस का है तो क्या आ जाएगा माइनस K, और प्लस का 6 है माइनस का 2 है तो कितना आ जाएगा प्लस का 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, K को इधर उठा के लेके आएंगे तो 3K प्लस K, और 8 को इधर लेके जाएंगे तो 4 प्लस 8, यहाँ पे आ गया 4K इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 12, और K की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 3। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में बोला है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर while the distance between their centers is 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स do these circles have। तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के दो सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना डिफरेंस ले लिया। अब 7 सेंटीमीटर का इस एंड पे एक रेडियस सर्कल है और 9 सेंटीमीटर का इस पे एक ये है सर्कल है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक सर्कल आप इस तरीके से बना लेंगे, ये बड़ा सर्कल बनेगा। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसके लिए मैं छोटा सर्कल बना रही हूँ। और दूसरा जो दे रखा है वो 9 सेंटीमीटर का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। मेरे पास में स्पेस का शॉर्टेज है, तो यहाँ पे देखिए दो कॉमन टेंजेंट बन जाएंगे, एक तो ये वाला टेंजेंट बन जाएगा और यहाँ पे एक इस तरीके से टेंजेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर इज 27:8, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर। तो वॉल्यूम दे रखा है तो यहाँ पे वॉल्यूम ले लेंगे ऑफ स्फीयर 1 और यहाँ पे वॉल्यूम ले लेंगे ऑफ स्फीयर 2, ठीक है। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए हम रेडियस R1 ले लेते हैं, ये R1 ले लेते हैं, और सेकंड के लिए हम R2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और इन दोनों का रेशो किस तरीके से दे रखा है 27:8। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब इक्वल में 27/8, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब हम R1/R का क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट निकालेंगे यहाँ पे 27/8 का, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3 और 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। तो रेशियो आ गई है हमारी R1/R2 की रेशियो आ गई ना यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर निकालनी है। तो यहाँ पे रेडियस का रेशियो आया है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2R1 हो जाएगा और ये 2R2 हो जाएगा, रेशियो भी डबल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 × 2 अपॉन में 2 × 2। तो यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा 2R1 और ये हो जाएगा 2R2, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 2 और 2 × 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से रेशो हमारी क्या आ जाएगी 3:2 ही आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। If the radius of a circle is reduced by 10%, by what % does its area decrease? ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले के लिए हम फर्स्ट सर्कल के लिए एरिया ले लेते हैं, एरिया यहाँ पे ले लेते हैं πr1², ये हमने ले लिया।
अब यहाँ पे R1 हमारा रेडियस है, जो इनिशियल रेडियस है, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल वाला रेडियस है वो हमने ले लिया R1। अब उसने क्या बोला है कि जो रेडियस है वो 10% से रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस्ड रेडियस ले लेते हैं हम R2। ये हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं रिड्यूस्ड रेडियस, ठीक है। तो रिड्यूस्ड रेडियस हो गया हमारे पास में R2। अब वो कितने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, 10% से हो रहा है। तो 10% से जब हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 0.9R1 आ जाएगा, ठीक है, 0.9R1 आ जाएगा। अब वो किस तरीके से आया आप देख लीजिए। सपोज हमने ले लिया यहाँ पे 100, अब 100 का हमने 10% डिक्रीज करना है, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि 100 में से आप 10 ही तो डिक्रीज करोगे, तो ये आ जाएगा 90, और 90 जब परसेंटेज में लेंगे तो 90/100 यानी कि 0.9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिया हमने यहाँ पे 0.9R1। अब हमारा जब A2 निकालेंगे, यहाँ पे इसको ले लो रेडियस 1। अब रिड्यूस्ड एरिया जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर लेंगे, पाई R2 स्क्वायर। अब पाई इंटू R2 हमारा क्या है, 0.9R1 का होल स्क्वायर, यही आया है। अब देखिए पाई इंटू 0.9 का हम स्क्वायर करेंगे तो 0.81 आएगा, और R1 का स्क्वायर करेंगे तो R1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.81 इंटू में पाई R1 स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर हमारे पास में क्या हो गया, A1 हो गया ना, ये हमारा क्या आ जाता है, A1 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने A1 लिया था। तो A2 इक्वल में आ गया 0.81 A1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल वाले से डिफरेंस निकालना है कि इसका टोटल मतलब जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि A1 माइनस A2 का आप कर सकते हो, ठीक है, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाए। तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। A1 हमारे पास में आया था पाई R1 स्क्वायर, और माइनस में A2 आया है हमारा 0.81 पाई R1 स्क्वायर। अब पाई R1 स्क्वायर तो आप ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस में 0.81, ठीक है। अब 1 में से जब 81 माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.19 आ जाएगा ना, इंटू में पाई R1 स्क्वायर। जब हम इसको रेशियो में सॉल्व करेंगे तो ये 19% आ जाएगा, राइट। तो 19% से ये हमारा रिड्यूस्ड हो जाता है, यहाँ पे 19% से ये हमारा रिड्यूस्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में बोला है 20 द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 2 क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज क्यूब्स फेस टू फेस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक क्यूब यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, ये क्यूब इस तरीके से दे रखा है, और इसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो वॉल्यूम इसका दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से दे रखा है। तो ए क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ से हम रेडियस ए निकाल सकते हैं ना, ये क्या 1000 का हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो हमने 1000 का क्यूब रूट लिया तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसने ये बोला है कि 2 क्यूब है हमारे पास में, यानी कि इसमें ही जैसे यहाँ पे 2D में बनाती हूँ, एक क्यूब इस तरीके से और दूसरा क्यूब इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। तो जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो इसकी साइड 10 आई थी और ये वाली भी साइड 10 आ जाएगी ना। तो लेंथ बतानी है हमने, तो लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाइट 10 सेंटीमीटर रहेगी और ब्रेड्थ भी इसकी 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो सिर्फ लेंथ चेंज हो जाती है जब हम 2 क्यूब को ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में बोला है द गिवन फिगर डिपेक्ट द ग्राफ y इक्वल px दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या बताने, तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद एरिया 110 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से एक सर्कल दिया हुआ है, वो सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इस तरीके से है। अब इसने बोला है कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल का एरिया दे रखा है, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है।
और हमें बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और जो कि कितने दे रखा है, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल में 110। तो आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 110 इंटू 7 अपॉन में 22। ये 22 से कैंसिल हो जाएगा 5 पे। तो आर स्क्वायर इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और आर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 35 का रूट सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये वाली साइड को मैं लेट करके चल लेती हूँ ए। यहाँ पे लिख देते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास में क्या ले लेते हैं, ए। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए, इसका डायगोनल अगर मैं लेती हूँ, यहाँ पे ये मैंने डायगोनल ले लिया, तो जो ये स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वही हमारे पास में यहाँ पे इस सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल जो है वो इक्वल है डायमीटर के। डायमीटर के तो डायगोनल यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इस तरीके से नाम दे दिया हमने। तो यहाँ पे ए सी जो है वो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो 2 इंटू रेडियस हमारा क्या आया था, 35। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। अब AC की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस। यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस। तो जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर की जब वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2√35 है, इस पूरे का स्क्वायर इक्वल में AB स्क्वायर हमारे पास क्या है, A स्क्वायर प्लस में BC भी A स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू में 35 इस तरीके से। और इक्वल क्या है यहाँ पे, 4 इंटू 35। तो ये इक्वल में क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाता है। तो A स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाता है, 70। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमारे पास में क्या होता है, A स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।